एक साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा, वैवाहिक जीवन में परेशानियां के बारे में, कैसा अवॉइड करना। वो देख के बहुत से लोग मेरे को मैसेज किए, फ़ोन किए और उनकी परेशानियां देखने के बाद मुझे लगा शादी होने से पहले या वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आने से पहले कैसा मालूम करना, कैसा अवॉइड करना। यदि पहले मालूम हुआ वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने वाला है, तो जो ग्रह अपने को ये दिक्कत दे रहे हैं, उन ग्रहों का परिहार, दान करने से ये दिक्कतें थोड़ा कम हो जाएंगे। अपने को दिक्कतें आएंगे मगर उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो करना चाह रहा हूँ। ये वीडियो पूरा देखिए, आपको मालूम होगा वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आएंगे, तलाक क्यों होता, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगा। पहले वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये मालूम करने के लिए अपन राशि चार्ट देखना ज़रूरी है और नवांशा चार्ट भी देखना ज़रूरी है। ये दोनों को कोरिलेट करते हुए अपन उसमें 7th हाउस, 2nd हाउस, 11th हाउस, मेनली 7th हाउस देखना बहुत ज़रूरी है। वो देखने से मालूम पड़ेगा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पिछली वीडियो में मैं जैसा बोला, 7th लॉर्ड या 7th हाउस किसी भी तरह से 6वां घर के मालिक या 8वां घर का मालिक या 12वां घर का मालिक या 6वां घर, 8वां घर, 12वां घर से किसी भी तरह से संबंध नहीं होना चाहिए, या दृष्टि से या प्लेसमेंट से भी नहीं होना चाहिए। जब 7th हाउस और 7th लॉर्ड 6, 8, 12 के साथ संबंध बनाता है तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। पहले मैं 6वां घर के बारे में बोलता हूँ। 6वां घर क्या है? वो ऋण का है, रिपु शत्रुओं का है और डिसीजेस का भी है। ऋण, रिपु और डेट, डिसीज एंड डिस्प्यूट्स। और 6वां घर का मालिक यही सिग्निफाई करता। जब 7वां घर का मालिक 6वां घर में बैठा या 6वां घर का मालिक 7वां घर में बैठा तो लाइफ पार्टनर के साथ या हस्बैंड या बीवी के साथ झगड़ा होने के चांसेस रहते, या लाइफ पार्टनर बीमार पड़ने के चांसेस रहते, लाइफ पार्टनर कर्जों में पड़ने के चांसेस रहते। तो ये जो दोष है जितना स्ट्रांग है उसके हिसाब से रिजल्ट मिलता अपने को। यदि ये दोष कम है तो डेट्स में गिरना, बीमारी पड़ना, छोटे मोटे डिस्प्यूट से निकल जाता। यदि दोष ज़्यादा है तब ये डाइवर्स में जाता, तलाक में जाता। उसी तरह 7वां घर का मालिक 8वां घर से किसी की तरह संबंध बनाए तो क्या होता, परेशानियां होते, वहाँ भी डाइवर्स होने के चांसेस रहते। क्यों? 8वां घर मरण का स्थान है, तो 7वां घर का जो मरण, डेथ देने वाला, 7वां घर में तो शादी की जो है नलिफाई करने वाला जगह 8वां घर है। जब 7वां घर का मालिक 8वां घर से कोई भी किसी की तरह का संबंध बनाता है, वो संबंध की स्ट्रेंथ के ऊपर, तो क्या होता, वहाँ भी शादी में परेशानियाँ आ सकती है, लाइफ पार्टनर को एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और शादी भी टूट सकता है। और अभी 12वां घर के बारे में बोलता हूँ। 12वां घर जो है बीमारियाँ का है, अस्पतालों का है, सेपरेशन का है। जब 7वां घर का मालिक किसी भी तरह 12वां घर से संबंध रखे तो यहाँ सेपरेशन हो सकता, परमानेंट सेपरेशन हो सकता, या लाइफ पार्टनर बीमार पड़ सकता, जेल को जा सकता, ये सारी परेशानियाँ आती है।
तो यहाँ भी पहले अपन को जानकारी हो गई है ये दोष किसी की कुंडली में है, तो जिसकी कुंडली में जो औरत है या आदमी जो भी है, वो इंसान जो ग्रह से दोष हो रहा है वो ग्रह का जो है दान करना, परिहार करने से थोड़ा दोष कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगा और ये दोष को कम होने से रिजल्ट इतना सीरियस नहीं होगा। मेरा पास आए सो ज़्यादातर कुंडलियों में ये देखा मैंने, वहाँ उनकी कुंडली में चंद्रमा जो है केतु के साथ मिला हुआ है या शनि के साथ मिला हुआ है या सातवां घर का मालिक के ऊपर शनि का दृष्टि है या शनि के साथ बैठा हुआ है, तो चंद्रमा जब जो है केतु या शनि के साथ मिला हुआ होता तो चंद्रमा क्या अपने को बताता है? चंद्रमा कंफर्टिंग लाइफ के बारे में बताता, माता जी के बारे में बताता, सास के बारे में बताता। जब चंद्रमा एफ्लिक्ट हो जाता, चंद्रमा को केतु से या शनि से दोष लग जाता, तो क्या होता? माता जी की वजह से, सासू माँ की वजह से या खुद का दिमाग की संतुलन ठीक नहीं रहने की वजह से, तो जो रिलेशन है, शादी का जो रिश्ता है, उसमें दरार आएगा, दूसरे रिश्तों में भी दरार आएगा। तो ये पहले कुंडली में देखना, चंद्रमा केतु के साथ है, शनि का साथ है या शनि का नज़र चंद्रमा का ऊपर है, ये देख के केतु और शनि का इन्फ्लुएंस है तो केतु का शनि का परिहार करने से लाभ मिलेगा। इसी भी तरह सातवां घर का मालिक के ऊपर शनि की दृष्टि है तो शनि की परिहार करना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुंडलियों में मैं ये भी देखा, गुरु जब नीच में रहता तो दिमाग की संतुलन में दिक्कत आती, शादी के बाद या शादी के पहले कुछ गलत काम करने से ये वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ जाते हैं। जब गुरु नीच में रहता तो जिसकी कुंडली में गुरु नीच है वैसे लोग क्या करते, गुरु को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, सीधे रास्ते पे नहीं जाते, थोड़ा गलत काम करने के झुक जाते हैं उन्होंने। इसी की वजह से भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। वैवाहिक जीवन में संतुलन देखने के लिए शुक्र का स्थिति कुंडली में कैसा देखना बहुत जरूरी है। शुक्र यदि 6, 8, 12 में या नीच में या मंगल के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ जुड़ गया तो भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। ये अपन पूरा देख ले के शुक्र कैसा है, शुक्र का स्ट्रेंथ कैसा है, किसकी वजह से शुक्र को दोष लगा है, कौन सी ग्रह की वजह से शुक्र को दोष लगा है, वो भी देख के जिस ग्रह से दोष लग रहा है उस ग्रह का परिहार करना बहुत ज़रूरी है। ये भी देखना ज़रूरी है शुक्र शनि के साथ, बुध के साथ या मंगल के साथ द्विष स्वभाव राशि में बैठा है क्या, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। द्विष स्वभाव राशि में बैठने से क्या होता है, यहाँ मल्टीपल रिलेशंस बनने की चांसेस ज़्यादा रहते, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये भी देखना ज़रूरी है शुक्र गंडांत पॉइंट्स में तो है या नहीं है। गंडांत के बारे में अभी बोलने से बहुत टाइम लग जाएगा, उसके लिए आप YouTube में सर्च करें तो गंडांत क्या है, कौन सी राशि में रहने से गंडांत होता है, ये मालूम हो जाएगा आपको। मेरा ये आप सबसे निवेदन है, अपना अपना कुंडलियों में ये दोष है क्या देख लीजिए। ये पहले से अपने को जानकारी मिल गया तो ये दोष की वजह से अपन परेशानियां उठाने से पहले ही कुछ परिहार करने से अपन को लाभ मिलेगा। मैं बहुत से केसेस में देखा मैंने, परेशानियां आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ बीवी परेशान हो रही है, वहाँ मर्द परेशान हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो इनोसेंट बच्चे उन्होंने बहुत परेशानियां उठा रहे हैं। तो मेरी
असल मकसद इसमें क्या है, पहले से आपको ये जानकारी देने से, आप पहले जान लेके वो परिहार करने से थोड़ा लाभ मिलेगा अपने को। धन्यवाद।